ये कहानी 3 सैचुरेशन डाइवर्स क्रिस, डंकन और डेविड की है, जो नॉर्थ सी में समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइंस की मरम्मत और रखरखाव का काम करते हैं। अपने इस काम के लिए इन्हें और इनके जैसे सारे डाइवर्स की टीम्स को अपने काम के दौरान अगले 28 दिन शिप में बने कुछ स्पेशल प्रेशराइज्ड चेम्बर्स में रहते हुए ही बीच बीच में एक डाइविंग बेल नाम की स्पेशल कैप्सूल जैसी चीज के सहारे समुद्र की गहराई में बाहर जाकर पाइपलाइंस रिपेयर करने का अपना काम भी करना होगा। इन चैम्बर्स में समुद्र के 300 फीट नीचे जैसी समान परिस्थितियां बनाई जाती हैं ताकि उनके शरीर को समुद्र की गहराई के दबाव की आदत हो जाए और वे लोग समुद्र की गहराई में अपना काम आसानी से कर पाएं। उन सब डाइवर्स के अपने अपने चेम्बर्स में जाने के बाद शिप की टीम उन सब के चेम्बर्स को अच्छे से लॉक कर देती है। इसके बाद उनके अंदर की स्थिति को समुद्र की गहराई जैसा कर दिया जाता है और शिप का क्रू उनकी मॉनिटरिंग करता रहता है। अब शिप भी अपने काम करने की लोकेशन की ओर निकल जाता है। जब क्रिस, डंकन और डेविड तीनों अपने चेम्बर में लंच कर रहे होते हैं, तब डंकन उन्हें इस काम को करते आए अपने 20 सालों के एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए कहते हैं, ये शिफ्ट मेरी लास्ट शिफ्ट है। इसके बाद कंपनी मुझे रिटायरमेंट दे रही है। लेकिन डंकन को इस काम से प्यार है, इसलिए वह रिटायरमेंट से कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते। इसलिए क्रिस और डेविड उन्हें थोड़ा चीयर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्रिस अपनी मंगेतर मोरा के वीडियोस देखते हैं, जिसमें वह उन दोनों की वेडिंग की प्लानिंग्स के बारे में बता रही होती है। रात में शिप अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है। शिप के कैप्टन और उनका सारा क्रू शिप को उसके डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम से एक पोजीशन पर लॉक करके स्थिर कर देते हैं। अब डाइवर्स टीम्स के चीफ क्रेग, क्रिस, डंकन और डेविड को तैयार होकर डाइविंग बेल में जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद उन्हें एक गैस पाइपलाइन की मरम्मत के लिए डाइविंग बेल में बैठाकर समुद्र के 300 फीट अंदर भेज दिया जाता है। वहाँ क्रिस और डेविड दोनों बेल से निकलकर पाइपलाइन पर काम करने जाते हैं, जबकि डंकन बेल में ही रहकर उन दोनों के डाइविंग सूट से जुड़ी संचार, बिजली और ऑक्सीजन की ऑप्टिकल केबल्स को नियंत्रित करते हैं। शिप का क्रू भी उनकी एक्टिविटीज पर नजर रख रहा होता है। क्रिस और डेविड पाइपलाइन मैनिफोल्ड पर पहुंचकर काम शुरू ही करने वाले होते हैं, लेकिन तभी सतह पर उनके शिप का डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम खराब हो जाता है और शिप अपनी जगह से आगे बढ़ने लगता है। उनकी डाइविंग बेल भी शिप के साथ मूव होने लगती है। डेविड बेल को मूव होते देख लेते हैं और घबराकर क्रिस को भी जल्दी से मैनिफोल्ड से बाहर आने के लिए कहते हैं। अब वे दोनों अपनी केबल्स के सहारे ही पाइपलाइन मैनिफोल्ड के ऊपर चढ़ने लगते हैं ताकि वे लोग बिना किसी बाधा के बेल के साथ साथ मूव हो सकें। दोनों मैनिफोल्ड के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी क्रिस की केबल मैनिफोल्ड में ही एक जगह फंस जाती है और झटके से उनकी मैनिफोल्ड में लगाई हुई बिजली की केबल भी निकल जाती है, जिससे वहां अंधेरा छा जाता है। डंकन भी बेल में तेजी से उनकी केबल्स को बेल से बाहर निकाल रहे होते हैं। क्रिस किसी तरह अपनी फंसी हुई केबल को खींच रहे होते हैं और तभी उनकी ऑक्सीजन वाली केबल टूट जाती है। डेविड घबराकर क्रिस को उनकी बैकअप ऑक्सीजन चालू करने कहते हैं ताकि वह और 10 मिनट सांस ले सके, लेकिन तभी डेविड की भी केबल बेल के मूव होने से तेजी से खींचने लगती है। इसलिए डेविड क्रिस को किसी भी तरह मैनिफोल्ड के ऊपर पहुंचकर रहने कहते हैं और वापस आकर उन्हें रेस्क्यू करने का वादा करते हैं। लेकिन तभी शिप अनकंट्रोल्ड होकर वहां से जाने लगता है और क्रिस की सारी केबल्स टूट जाती हैं। अब डेविड भी बेल के साथ खींच कर जाने लगते हैं। डंकन उनकी केबल्स को तेजी से बेल में खींच रहे होते हैं, लेकिन जब उनके हाथ में केवल क्रिस की टूटी हुई केबल बचती है तो वह उदास हो जाते हैं। शिप का क्रू भी क्रिस के लिए परेशान होता है। कुछ ही पलों में डेविड किसी तरह वापस बेल में आ जाते हैं। वह डंकन की ओर देखते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्रिस की केबल टूटने से वह खो गए। अब दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं। उनके चीफ कैप्टन से क्रिस को बचाने के लिए शिप का एंकर डालने के लिए कहते हैं, लेकिन कैप्टन कहते हैं कि यहाँ हजारों एकड़ में ऑयल पाइपलाइंस फैली हुई हैं। अगर हमने एंकर डाला तो वे फट सकती हैं और इससे एक भयानक एनवायरमेंटल डिजास्टर हो सकता है, इसलिए हम एंकर नहीं डाल सकते। अब वे लोग शिप को मैन्युअली कंट्रोल करने का फैसला करते हैं।
ताकि शिप अपने काम वाली लोकेशन से ज़्यादा दूर न बह जाए। इधर समुद्र के अंधेरे में अकेले क्रिस अपनी आखिरी उम्मीदों के साथ फ्लेयर्स जलाकर मैनीफोल्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी ऑक्सीजन भी तेज़ी से कम हो रही होती है, लेकिन वह किसी तरह मैनीफोल्ड को ढूंढकर उस तक पहुंच जाते हैं और किसी तरह मैनीफोल्ड पर चढ़कर उसके ऊपर पहुंचते हैं और अपनी मंगेतर मोरक को याद करते हुए वहीं लेट जाते हैं। अब उनकी ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी होती है और उनकी फ्लेयर्स भी बुझ जाती हैं। उनकी टीम के चीफ भी शिप के एक क्रू मेंबर के साथ मिलकर एक रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल से क्रिस को मैनीफोल्ड के ऊपर पड़ा हुआ ढूंढ लेते हैं। उनके मूवमेंट्स देखकर वे समझ जाते हैं कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन वह बेहोश हो चुके होते हैं। उनकी ऑक्सीजन खत्म हुए भी 7 मिनट से ज़्यादा हो चुके होते हैं। अब चीफ खुद उस व्हीकल को कंट्रोल करके उसको क्रिस के सूट के क्लिप में फंसाकर उसके सहारे ही क्रिस को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं उठ पा रहे होते। तब वे देखते हैं कि क्रिस ने खुद को मैनीफोल्ड से हुक कर रखा है ताकि बेहोश होने पर वह लहरों में बह न जाए। अब क्रिस की ऑक्सीजन खत्म हुए 16 मिनट हो चुके होते हैं। डंकन भी अपने एक पुराने साथी रेक को ऐसे ही एक एक्सीडेंट में खोने की बात याद करके उदास हो रहे होते हैं और वे क्रिस को भी वैसे ही खोना नहीं चाहते हैं। तभी डेविड उनसे कहते हैं, हम क्रिस को कैसे भी बचा लेंगे। इसी बीच शिप का क्रू भी शिप के डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम को रीबूट करने में कामयाब हो जाता है। अब क्रू शिप को लेकर वापस उनके काम की जगह पर आ जाता है और उसके डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम से शिप को स्थिर कर लेता है। उनके चीफ क्रेग बेल में डंकन और डेविड से कांटेक्ट करके उन्हें मैनीफोल्ड के ऊपर क्रिस की लोकेशन बताते हैं। अब डेविड एक बार फिर से डाइविंग बेल से बाहर निकलते हैं और क्रिस के पास पहुंचकर उनको एक क्लिप से खुद से अटैच करके उन्हें अपने साथ लेकर डाइविंग बेल की ओर आने लगते हैं। क्रिस का वजन बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी वे किसी तरह क्रिस को लेकर डाइविंग बेल तक पहुंचने में कामयाब रहते हैं। क्रिस की ऑक्सीजन खत्म हुए 29 मिनट हो चुके होते हैं। अब डंकन एक दूसरी केबल के सहारे क्रिस को बेल के अंदर खींच लेते हैं और क्रिस को सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश करते हैं। फाइनली क्रिस वापस सांस लेने लगते हैं। अब डेविड भी बेल के अंदर आ जाते हैं और दोनों मिलकर क्रिस से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते। ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दिमाग शांत सा हो गया होता है। उन्हें लगने लगता है कि वे लोग बहुत देर कर चुके हैं। तभी क्रिस अचानक बोलकर सामान्य प्रतिक्रिया देने लगते हैं। वे दोनों खुशी से झूम उठते हैं। शिप पर क्रू भी क्रिस को वापस जिंदा पाकर खुश होते हैं। अब उनकी डाइविंग बेल को शिप पर वापस लाया जाता है और शिप के वापस घर लौटने तक क्रिस अपने चेंबर में ही आराम करते हैं, जहां क्रिस डेविड को अपने समुद्र में खोने के बाद के अनुभवों के बारे में बताते हैं और डेविड को थैंक यू कहते हैं। अगले दिन क्रिस अपनी मंगेतर मोरक को कॉल करके बताते हैं कि शिप में किसी समस्या की वजह से उनकी रोटेशन को रोका जा रहा है और वे कल तक घर पहुंच जाएंगे। अगले दिन शिप के बंदरगाह पर पहुंचने के बाद क्रिस डंकन और डेविड से अलविदा लेते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं और अपनी फियांसे मोरक से मिलकर उसे पूरे एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं। उसके बाद क्रेडिट्स में बताया जाता है कि इस घटना से क्रिस को कोई बड़ी मानसिक क्षति नहीं हुई और एक्सपर्ट्स भी उनके 29 मिनट तक ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाने के बाद भी जिंदा बच जाने का कारण नहीं समझ पाते। और फिर हम रियल क्रिस की वेडिंग देखते हैं। 3 सप्ताह बाद क्रिस, डेविड और डंकन वापस अपनी जॉब पर लौटते हैं और अपना अधूरा काम पूरा करते हैं। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।